अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग। ओके, पहले हम ये समझते हैं कि ब्रीथिंग जो है वो कौन सा प्रोसेस है। तो ब्रीथिंग हमारे पास इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। मीन्स जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सहेल कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल है। ब्रीथिंग हमारे पास इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, यानी ये हमारे विदाउट कंट्रोल ही प्रोसेस होता है। ये समवट वॉलेंटरी कंट्रोल में भी होता है। ठीक है, ब्रीथिंग सेंटर जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में हमारे पास ब्रीथिंग सेंटर होता है। ठीक है, और वहां से जो है वो दो नर्व्स क्या करते हैं, एक नर्व जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक नर्व जो है वो क्या करता है, वो हमारे रिब्स को कंट्रोल करता है। रिब्स के बिटवीन जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, और दूसरा जो नर्व है वो डायफ्राम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन को जो है यानी मेडुला ओब्लांगेटा, वहां से हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होती है, वो कंट्रोल होती है। ठीक है, वो रिब्स और डायफ्राम को क्या करते हैं, उनको इन नर्व्स के जरिए से मैसेज देते हैं ताकि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके और हमारी ब्रीथिंग रेट को जो है वो कंट्रोल कर सके। इसके बाद है इंस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, तो कौन सा पार्ट यानी जो ब्रीथिंग सेंटर है उनका कौन सा पार्ट जो है वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, तो वेंट्रल पोर्शन जो है ब्रीथिंग सेंटर का वो हमारी इंस्पायरेशन रेट को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर। अब जो हमारे पास ब्रीथिंग सेंटर है उसके जो डॉर्सल और लेटरल पोर्शंस होते हैं, अब ये पोर्शन क्या करते हैं कि ये इंस्पायरेशन को क्या कर देते हैं, इनहेबिट कर देते हैं, जबकि ये एक्सपायरेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर बना देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया इंस्पायरेटरी सेंटर जो कि ब्रीथिंग सेंट्रल का जो वेंट्रल पोर्शन है वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, जबकि ब्रीथिंग सेंटर के जो डॉर्सल और लेटरल पोर्शंस होते हैं वो एक्सपायरेशन को क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब पढ़ते हैं हम इंस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो इंस्पायरेशन जैसे मैंने आपसे कहा कि इंस्पायरेशन क्या होता है, इट इज द इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज इंस्पायरेशन। सो इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जो के रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, सही है, तो वो मसल्स क्या हो जाते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में आपको ऊपर जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम है, और ये डायफ्राम नॉर्मली ये डोम शेप में होता है। ठीक है, लेकिन जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो ये डायफ्राम फ्लेट हो जाता है, और जब ये फ्लेट हो जाता है तो इसके साथ जो लंग का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, अंदर उसके प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एयर जो है यानी ऑक्सीजन वो बाहर एनवायरनमेंट से क्या हो जाती है, वो हम उसको इनहेल कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास है एक्सपायरेशन। ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, ये मैकेनिज्म्स हैं ब्रीथिंग के। ठीक है, यानी ब्रीथिंग जो है ये टू प्रोसेसेस में होता है, इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। सो सेकंड वन हमारे पास क्या है, वो है एक्सपायरेशन। ठीक है, अब एक्सपायरेशन जो है वो इंस्पायरेशन के क्या है, वो अपोजिट है। अब यहाँ पे क्या होता है
जो मसल्स के बिटवीन जो इंटरकोस्टल रिब्स के बिटवीन जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो वापस रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी पोजीशन में आते हैं। डायफ्राम को आप देख लें, ये ब्राउन कलर का, ये फिर से जो है रिलैक्स हो जाता है, मींस ये अपने डॉम पोजीशन में आता है। ठीक है, तो इसके साथ जो वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है और उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर एक्सहेल कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये मैकेनिज्म मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। ठीक है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के किस तरह से ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये हमारे पास होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से। ठीक है, आप देख लें ये हमारा जो एयर पैसेज वे है और लंग्स हैं इस तरह। ठीक है, और लंग्स के ऊपर जो है वो रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लंग की बात करें तो लंग को मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। और वो डबल मेम्ब्रेन होती है, विसरल प्लूरा, और एक है पेराइटल जो मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास होती है प्लूरल कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये लंग्स को कवर करती है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और अंदर इसके हमारे पास क्या होती है, ये कैविटी होती है। ठीक है, जो कि लंग को फ्रैक्शन वगैरह से क्या करती है, उसको बचाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं रिब्स की, कि रिब्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स के ऊपर, जो कि लंग्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं, और इसके बिटवीन मसल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये एक मसल्स हो गए, और दूसरे मसल्स जो है ये हमारे पास आते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जो है ये डोम शेप में होता है, और ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में, इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। तो स्टूडेंट्स हम ये पढ़ते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होती है, ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से होती है। तो एक हमारे पास होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो कि 760 mm मरकरी होता है। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, उसको हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और वो भी सेम होता है 760 mm मरकरी। ठीक है, यानी यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास कितना है, 0 है। तो इस केस में ये क्या है, ये बिल्कुल बैलेंस है। अब जो प्लूरल कैविटी है तो वहां पे क्या है, वहां पे प्रेशर है और उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और वो है 756 mm मरकरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये गैसेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टुवर्ड द लोअर कंसेंट्रेशन रीजन। ठीक है, इस केस में अब हमारे पास क्या है कि जो प्रेशर है वो दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के लिए इधर क्या होना चाहिए, इधर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस किस तरह से होगा, यहाँ मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, कि डिफरेंस के लिए हमारे पास कौन कौन सी कौन सा कंडीशन जो है वो नेसेसरी होना चाहिए। ठीक है, तो सेम वही इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये डायफ्राम है, और ये दोनों जो है हमारे पास ब्रीथिंग में क्या करते हैं, इधर हेल्प करते हैं। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मैंने आपसे कहा वो 760 mm मरकरी है, जबकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो भी 760 mmHg है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास 0 है, मींस के दोनों प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड दोनों हमारे पास क्या है, वो सेम है, बाहर का प्रेशर भी और इनसाइड प्रेशर भी। ठीक है, इसके बाद इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो इस केस में वो क्या होगा कि वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, इनहेलेशन में भी और एक्सहेलेशन में भी।
अगर इनहेलेशन होगी तो लंग्स के जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और अगर एक्सहेलेशन होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं रिब्स की। ठीक है, ये कौन सा साइड है हमारे पास, ये बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड है, और जो कि हमारा जो वो है सेकंड, इसके साथ रिब्स अटैच होते हैं। ठीक है, और रिब्स आगे से किसके साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ अटैच है, और ये कार्टिलेज, और इसके बिटवीन हमारे पास कौन से मसल्स भी प्रेजेंट है, वो है इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके अंदर जो है वो लंग्स भी प्रेजेंट है, जिसको हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, सो पहले हम किस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंस्पायरेशन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि इंस्पायरेशन जो है वो हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह से होती है। ठीक है, सो इंस्पायरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस वो बाहर एनवायरनमेंट से कहाँ पे इंटर होगी, वो इंटर होगी लंग्स में। ठीक है, और यहाँ पे डायफ्राम जो है वो डोम शेप से किस फॉर्म में चेंज होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, यानी वॉल्यूम ऑफ द लंग्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो प्रेशर जो है लंग्स का वो उसके अपोजिट मींस कि वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, वो 759 हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे -1 आ जाएगा, जबकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कितना है, वो 760 है। तो मींस के बाहर कंसेंट्रेशन प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड हमारे पास कम है। तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर एटमॉस्फेयर से एंटर हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, कहाँ पे, लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जब इंस्पायरेशन होगी तो जाहिर है एक्सपायरेशन का प्रोसेस भी होगा, जो कि इंस्पायरेशन के क्या है, वो उसके अपोजिट है। और इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो बाहर जाएगा। तो डायफ्राम वापस डोम शेप में आ गए, वॉल्यूम जो है वो दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लंग्स में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल से वो 761 mm मर्क्यूरी हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास +1 आ गया। ठीक है, जब प्रेशर यहाँ 761 है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, तो इट मींस के ये गैसेस जो है वो यहाँ से क्या होंगे, वो डिफ्यूज होंगे बाहर एनवायरनमेंट की तरफ। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, इसका प्रेशर अंदर ज्यादा है, वो डिफ्यूज हो जाएगा किसकी तरफ, बाहर एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है, तो सेम इसी तरह से एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, और ये हमारे पास सेम इसी तरह से ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ब्रीथिंग है वो क्या होती है, वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख लें इसी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को, सेम वही प्रोसेस कि हम क्या करते हैं, एयर को जो है वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वो एक्सहेल करते हैं। तो ये रिस्पायरेशन गैस लाके उसके बेस पे होती है। ठीक है, कि एयर फ्लो करते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, प्रेशर जो है वो भी डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बाहर 760 mm है, तो लंग्स का प्रेशर भी हमारे पास कितना है, वो भी 760 mm मर्क्यूरी है। तो दोनों हमारे पास क्या है, वो बैलेंस है इस केस में, तो डिफरेंस यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए इस डिफरेंस को मतलब होना चाहिए। तो माइनस में अगर है तो वो बिलो एटमॉस्फेरिक है, और अगर पॉजिटिव में है तो वो अबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बात आती है। जैसे इधर मैंने आपसे प्लूरल मेम्ब्रेन का कहा, तो उसकी कैविटी है तो वहां भी प्रेशर है, और वो किस में है, वो -4 में है। ठीक है, और अगर ये हमारे पास 0 में होता तो फिर क्या होती कि बहुत सी जो है वो डिसऑर्डर्स वगैरह क्रिएट होते हैं, और लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो इस तरह से
कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, आप इधर देख सकते हैं कि इसमें इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, डायफ्राम फ्लेट हो जाता है अपने डोम पोजीशन से। ठीक है, तो वो जो एयर है वो बाहर से प्रेशर इनसाइड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो हम एयर को क्या कर लेते हैं, वो इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर बाहर वेदर जो है वो कूल्ड है और वो हम कूल्ड एयर को इनहेल कर देते हैं, ठीक है, और इंटरनली टेम्परेचर वार्म हो जाता है, तो वो गैस जो है वो क्या हो जाती है, वो एक्सपैंड हो जाती है, तो उसके साथ जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, वो भी वो लंग्स भी इन्फ्लेट हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस आता है हमारे पास एक्सपायरेशन का, जिसमें जो डायफ्राम है वो दोबारा से डोम शेप में आते हैं। ठीक है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, दोबारा से रिलैक्स होके अपनी पोजीशन में आते हैं। सही है, और फिर जो है प्रेशर इनसाइड इंक्रीज हो जाता है लंग्स में, और वहीं से दोबारा वो क्या हो जाते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्रीथिंग और उसका मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कि किस तरह से ये प्रोसेसेस होते हैं, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं।